प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का 2023-24 यानी कि 24 परीक्षा जो आपकी होने वाली है। 24 का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बोर्ड ने जारी किया है ये पेपर। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। 70 नंबर का ये पेपर रहेगा आपका और आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा इसको सॉल्व करने की। और आपको 15 मिनट, पहले 15 मिनट जो है वो मिलेंगे। ये जो 15 मिनट आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा, वो आपको विद्यार्थियों को इस पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा जो है सभी प्रश्न जो है कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे लिखा गया है क्वेश्चन पेपर जो है दो भागों में विभाजित रहेगा, भाग ए और भाग बी के रूप में। और भाग ए में जो है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आंसर्स आपको लिखना होगा ओएमआर शीट पर जो आपको मिलेगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे दिया गया है कि जो बी पार्ट है इसमें डिस्ट्रिक्टिव यानी कि व्याख्या वाले प्रश्न रहेंगे। आपको जो है वर्णनात्मक प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलेंगे और जो भी मार्क्स हैं पेपर के क्वेश्चन के वो सारे के सारे ईच क्वेश्चन के आगे जो है इंडिकेट रहेंगे, यानी कि सामने सामने अंकित है। अब यहाँ पे पार्ट ए से शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा और इसके क्या आंसर रहेंगे। क्वेश्चन पेपर को बढ़िया तरीके से समझ लेना। इससे पहले आपके लिए हमने हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर दिया है। हिंदी आप देख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक एक प्रश्न जो है आपका सॉल्व कर दिया गया है। अभी इंग्लिश का देख रहे हैं। आप लोगों के 7 सेट बनते हैं, ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए 7 सेट जो है बोर्ड जारी करता है। 7 सेट आपको देखने को मिलेगा 2024 के परीक्षा के दौरान। और 7 सेट में से कोई भी सेट आपके पास, आपके अगले उम्मीदवार के पास कोई दूसरा सेट, उससे अगले उम्मीदवार के पास कोई दूसरा सेट, इस तरह से सेट जो अलग अलग रहेंगे। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है अलग अलग होते हैं हर सेट में और सब कुछ आपका जो है अलग अलग रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 7 सेट जो है मैं लास्ट ईयर भी दे चुका हूं 7 सेट आप लोगों को और सारे प्रश्न वहीं से आए थे। सभी बच्चों ने 95 से 99% तक अंक जो है हासिल किए थे हमारे वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि हमने सातों सेट दिए थे हर विषय के। इस बार भी आपको सातों सेट दिए जाएंगे और उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और हर वीडियो को बिल्कुल बारीकी से समझे पढ़ें। अगर आप अपना टाइम यहाँ पर देते हैं, चैनल पे देते हैं, तो आप उसको वेस्ट ना करें। ये से नहीं कि हाव ताव में देख लिया, आंसर से मतलब है, बस बस चल दिए, तो उसमें आपका वो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला। तो अगर आप समय देते हैं तो प्रॉपर समय दीजिए। आप दिन का अगर आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं तो जो भी आपको वीडियोस मिलती हैं उनको जरूर देखें। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% से लेकर 99-100% तक आप जाना चाहते हैं, चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं, पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में आपको यहाँ पैराग्राफ दिया गया है। इन सभी जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये आप बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहां नहीं जाना है तो सीधा सीधा लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके सीधे सीधे आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपके पास रहेगा तो आसानी रहती है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और दूसरी बात, अगर आपको आंसर पीडीएफ चाहिए तो आंसर पीडीएफ के लिए जो है हमारे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। केवल मैसेज करें, कोई भी कॉल ना करें, अन्यथा नंबर आपका जो है ब्लॉकिंग हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है जो पहला पैसेज, इसको पढ़ना है केयरफुली और उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शंस इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स पे टिक लगाने हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश दिया गया है। इस गद्य में क्या दिया गया है? दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल of us to learn that in all matters the two extremes are alike। यह हम सभी के लिए सीखने का एक बड़ा सबक है कि सभी मामलों में दो चरम सीमाएं, जो दो चरम होती है ना, वो एक जैसी होती है। एक्सट्रीम्स मतलब चरम और अलाइक मतलब एक जैसी। तो सभी मामलों में जो है दो एक्सट्रीम चरम, जो भी चरम होगी वो एक जैसी होती है। चरम मतलब जो सीमा होती है, तो निम्नतम सीमा हो या फिर उच्चतम सीमा हो, निम्नतम और उच्चतम जो है आपको एक जैसा ही रिजल्ट देंगी। देखो अभी पता चलेगा आपको कैसे। यहां पे देखिए, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। यानी कि अत्याधिक सकारात्मक और अत्याधिक नकारात्मक जो है वो कैसी होती है? हमेशा जो है समान होती हैं, सिमिलर होती हैं। When the vibrations of light are too slow, we do not see them। अगर जो लाइट होती है ना, जो हमारी प्रकाश होती है, अगर उसका कंपन बहुत धीरे है, उसमें वाइब्रेशन बहुत धीरे है, तो हम उसको देख नहीं सकते। नोर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड।
और हम तब भी नहीं दे सकते जब वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो लाइट। देखते हो आप सूर्य की तरफ देखोगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाती, कुछ देर अगर आप देख लो सूर्य की तरफ तो सामने दूसरी चीज़ देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, 2-4 बार तो पलके झपकाओगे। ठीक है ना? तो यही बोल रहा है कि अगर वाइब्रेशन बहुत ही कम है, ठीक है, प्रकाश का जो कंपन है अगर वो कम है तो भी हम उसको नहीं देख सकते, अगर वो बहुत ही ज़्यादा है तो भी हम उसको नहीं देख सकते। सो विद साउंड, और इसी प्रकार जो है ध्वनि के साथ भी है। व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, और व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट ईदर। यहाँ बोला है ऐसा ही ध्वनि के साथ है, जब स्वर जो है, जब ध्वनि जो है बहुत कम होगी तो हम उसे नहीं सुन सकते, और जब बहुत ऊंची होगी तो भी हम उसे नहीं सुन सकते। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। प्रतिरोध और अप्रतिरोध के बीच प्रकृति का अंतर भी जो ऐसा ही है। वन मैन डज नॉट रेजिस्ट बिकॉज ही इज वीक, लेजी एंड कैन नॉट। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि एक आदमी इसलिए विरोध नहीं करता क्योंकि वो कमजोर है, आलसी है और वो नहीं कर सकता है। द अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरेसिस्टिविटी इरेसिस्टिबल ब्लो इफ ही लाइक्स। और जबकि दूसरा आदमी जानता है अगर वह चाहे तो वो एक अनूठा, अनूठा बोलते हैं इसको, एक अनूठा जो है ब्लो कर सकता है, प्रहार कर सकता है जैसा वो चाहता है। येट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमीज, बल्कि वो अपने शत्रुओं को जो है अपने शत्रुओं पर प्रहार, बल्कि वो अपने शत्रुओं पे जो है प्रहार भी कर सकता है, साथ ही साथ शत्रुओं का ब्लेस भी कर सकता है, यानी आशीर्वाद भी दे सकता है। द वीक हु सोज नॉन रेजिस्टेंस इज ऑपेस्ड while the stronger one commits a sin if he offers resistance। तो जो कमजोर व्यक्ति प्रतिरोध नहीं करता उस पर अत्याचार किया जाता है। जो वीक है ना उस पर क्या होता है, जो प्रतिरोध नहीं करता, ठीक है, किसी चीज को मना नहीं करता तो उस पर क्या होता है, अत्याचार किया जाता है। जबकि जबकि जो ताकतवर व्यक्ति है, ठीक है, वो ताकतवर व्यक्ति जब प्रतिरोध या विरोध करता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो ऐसा लगता है कि वो पाप कर रहा है। देखते हो ना जो, अरे कितने कमजोर को मार रहे हो और कितना ताकतवर है, पापी कहीं का, इस तरह से। तो ये पैराग्राफ कुछ इस तरह का बोला गया है आपसे। अब इसमें आपने समझ लिया होगा हिंदी में, तब इंग्लिश में आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसका पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। वी आर अनेबल टू हियर साउंड इफ, हम किसी ध्वनि को सुनने में असमर्थ हैं, अनेबल कब होते हैं, या तो वो बहुत ही लो हो या फिर वो बहुत ज़्यादा हाई हो, दोनों ही कंडीशन में हम जो है ध्वनि को नहीं सुन सकते। अभी अभी मैंने पैराग्राफ में पढ़ा, तो यानी कि बोथ ए एंड बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू इस टू द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, दो जो एक्सट्रीम्स होते हैं, दो छोर जो है एक जैसे होते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि हम जो है दो एक्सट्रीम्स एक जैसे होते हैं, इसका मतलब है कि हम सेम रिजल्ट जो है दोनों सिचुएशन में पाते हैं। अत्यधिक बहुत ही ऊंचा होगा तब भी हम वही रिजल्ट पाएंगे, जो अत्यधिक निम्न होगा तब भी। तो वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, अभी अभी हमने पैराग्राफ में देखा था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का विपरीतार्थी शब्द क्या है, धीरे का विपरीतार्थी शब्द जो है रैपिड, रैपिड मतलब तीव्र होता है, तो यहाँ पे होता है बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है 4 से 8 तक के चूज करने हैं आपको, आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे डैश आई डैश देयर विद माई फैमिली, तो यहाँ पे विल गो, आई विल गो तो मैं जाऊंगा, आई वेंट मैं गया, आई हैड गोन मैं गया था। तो यहाँ पर जो सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो ऑल ए बी सी आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अगर आप जो है नई चीजों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, ठीक है ना, यदि आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं, तो आप जो है जिज्ञासु हैं। और जिज्ञासु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूरियस। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है, आगे पीछे वर्ड्स को कर दिया गया है, आगे पीछे वर्ड्स को कर दिया है, तो आप इसको जो है ना सही से सीधे सीधे जमाना है। मिक्स वर्ड है, जम्बलिंग वर्ड है, इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है कि कौन से जगह पे कहाँ पे आएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसमें से एक ऑप्शन जो है बेस्ट है, और वो क्या है, यहाँ पे आ जाएगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, माई, ठीक है, फिर आ जाएगा ब्रदर, फिर लव्स, ठीक है, टू, ठीक है, फिर शेयर, फिर आ जाएगा हिज, फिर आ जाएगा टॉयज। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर है। सातवां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का मतलब हो गया कि इसमें से कौन सा जो है सही ढंग से उच्चारित नहीं है। सार जो इसमें वर्ड दिया गया है ना, निम्न में से कौन सा शब्द जो है उसकी बर्तनी गलत है। मिस स्पेल्ड का मतलब बर्तनी गलत है, वो कौन सा ऐसा शब्द है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, सबसे बेहतरीन जो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, अगर अब्यूंडेंस की देखेंगे स्पेलिंग, तो ये मिस स्पेल्ड है। बाकी सारे के सारे जो आपके वर्ड्स है इसके सारे स्पेलिंग सही है, लेकिन अब्यूंडेंस है जो ये गलत है, मिस स्पेल्ड है। ठीक है, बर्तनी इसकी सही नहीं है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब्यूंडेंस का मतलब क्या होता है, प्रचुरता। ठीक है, अटेंडेंस तो उपस्थिति होती है, और एक्सेप्टेंस क्या होती है, ये होती है स्वीकृति, और एक्चुएंटेंस क्या होती है, ये होता है परिचित। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। अब यहाँ बोला गया है वह डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए खाली स्थान में कूदा, तो इन टू द वेल हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इन टू द वेल आएगा। ठीक है, इन और इन इन नहीं आएगा, इन टू द वेल आएगा। ठीक है, फ्रॉम और एट तो है ही नहीं। फ्रॉम का मतलब है से, और एट मतलब पर। कुएं पर नहीं कूदा, कुएं से नहीं कूदा, ठीक है, कुएं में कूदा, तो यहां पर आपका इनटू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 की बात करते हैं। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with three baby ducklings who were beaten to death by the father because they went too much। अब इस तरह का ये पैराग्राफ है, आपको याद आ गया होगा, कीजिंग वाला जो चैप्टर है वहां से लिया गया है। तो ये इस तरह का छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। यहाँ पर भी आपको 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू मिलेंगे, अभी 9वें पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो 9वां प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, इसको देखिए। इन एनएस पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिंबलाइज। तो जो एन कविता है ना, इस एन की कविता में जो है इसमें पूछा गया है, बतख के बच्चे डकलिंग्स बोलते हैं, और फादर स्वान और हंस पिता जो है वो किसके प्रतीक हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ये है चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है ना, डकलिंग्स क्या है, बच्चे हैं उनके, और फादर स्वान क्या है, पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का सिंबलाइज कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया, मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ बोल रहा है कि मिस्टर कीजिंग ने एनी को पहले से अतिरिक्त होमवर्क सौंपा था, क्योंकि क्योंकि एन ने टॉक्ड टू मच इन द क्लास। का आंसर क्या हो जाएगा कि एन ने जो है वो क्लास में अधिक बात बात कर रही थी, या बातुनी हो गई थी, है ना। तो एन ने कक्षा में बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए जो है उसको अधिक होमवर्क सौंपा गया था, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 11वें प्रश्न पे आते हैं, 11 से 13 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर पहला 11वां जो है, मंडेला पास डैश ईयर्स इन जेल। तो यहाँ पूछा गया है मंडेला ने जेल में कितने वर्ष बिताए, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 ईयर्स जो है उन्होंने जेल के अंदर बिताए थे। ठीक है ना। महासीर इज ए डैश फाउंड इन कुर्ग। तो यहाँ पे पूछा गया है महासीर जो है कुर्ग में या गोर्ज में पाए जाने वाला एक खालिस्तान है, तो ये क्या है ये आपको बताना है। महासीर क्या है, तो आप बिल्कुल सही समझ चुके हैं, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो यहाँ पे आपका आंसर है मीठे पानी में एक बड़ी मछली जो है वो है ये महासीर। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे जो पूछा जा रहा है उसकी बात करते हैं।
इसमें पूछा गया है द बस कंडक्टर वाज ए डैश मैन। तो बस कंडक्टर जो है वो कैसा मैन था, ये आपको बताना है। तो जो बस कंडक्टर था वो एक जो है जॉली मैन था, ठीक है। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जॉली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए, डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो इस तरह से ये पैराग्राफ दिया गया, अमांडा चैप्टर वाला है ये आपका। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइंस, तो यहाँ पर कौन जो है ये सब लाइनें बोल रहा है, तो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, हर पेरेंट्स उसके माता पिता, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, अब स्पीकर क्यों, मतलब ये उसके पेरेंट्स है वो इस तरह से क्यों बोल रहा है, तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, यानी कि जो वो निर्देश देना चाहते हैं, जो चीज़ ये बोल रहे हैं इस लाइनों के माध्यम से, तो ये निर्देश जो है अमांडा को बेहतर व्यवहार करवा सकते हैं, इसलिए जो है वो ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बेहतर व्यवहार जो है अमांडा से करवाने के लिए स्पीकर जो है इस तरह से बोल रहा है। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग। अब 16 से 20 तक के क्वेश्चंस हैं। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप इट टिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, अब यहाँ पर जो है पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ बोल रहा है टिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखना एक प्रलोभन था क्योंकि, अब ये प्रलोभन क्यों था भैया, तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रलोभन इसलिए था क्योंकि जो मिसेस पम्फेरी थी वो सेंड करती थी ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, ठीक है ना। वो बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं जो है भेजती थी, यानी कि श्रीमती पम्फेरी जो है बहुत सारे खाने की चीज़ें भेजती थी जिनका डॉक्टर जो है आनंद उठाते थे, ठीक है, या उठाया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है अनिल टॉट हरी सिंह टू, तो अनिल ने जो है हरी सिंह को सिखाया, क्या सिखाया ये आपको बताना है। तो अनिल ने जो है उसको कुकिंग, राइटिंग एंड नंबर्स, तीनों चीज़ें सिखाई थी। तो यहाँ पे कुकिंग भी सिखाई थी, लिखना भी सिखाया था और नंबर्स भी सिखाया था, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वॉज, तो इब्राइट को उसकी माता द्वारा कौन सा बुक जो है उपहार के स्वरूप दिया गया था, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, यही है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अब 19वें प्रश्न पे आ गए हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स माटिल्डा, तो माटिल्डा के लिए जो इसमें से कौन सा बेहतरीन जो चीज़ है ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि मटिल्डा ऐसी थी, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा संयोजन जो है मटिल्डा का वर्णन करता है, तो मटिल्डा जो है फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी और मिडिल क्लास की थी, सही है ना। ये आपने पढ़ा था, मटिल्डा जो है एम्बिशियस थी, मिडिल क्लास की भी थी, यानी कि महत्वाकांक्षी थी, मध्यम वर्ग की, और क्या थी, एम्बिशियस थी। महत्व जो है आपका क्या कहते हैं फैशनेबल, यानी कि आपकी कैसी थी वो, मध्य मिडिल क्लास की थी, मध्यम वर्गीय थी, और एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी भी थी और फैशनेबल थी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है, इसका ये वर्णन करता है मटिल्डा के व्यवहार के बारे में, ठीक है। कौन सा संयोजन है, तो मटिल्डा के, ये बेस्ट संयोजन है मटिल्डा के बारे में। इसके बाद 20वां जो प्रश्न है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, तो भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, क्योंकि यह उसकी शादी के लिए आवश्यक था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 20 एमसीक्यू देखे, इसी तरह से आपको इनको करना होगा। अब आते हैं हम पार्ट बी पे, वर्णनात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। अब यहाँ पर पार्ट बी शुरू होता है, जो वर्णनात्मक प्रश्न है इनकी बातें करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए, When we enter New York Harbor, the first thing we see is the Statue of Liberty. बहुत अच्छा पैराग्राफ है और बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है। मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूं ताकि आप लोगों को पैराग्राफ का मायने समझ में आए। मायने समझ में आ गया तो फिर आंसर्स आप दे सकते हैं। जब हम न्यूयॉर्क हार्बर मतलब बंदरगाह होता है, जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। वॉट इम्प्रेसेस अस द मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस, जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह इसका आकार और भव्यता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर, क्या आपने कभी सोचा है कि यह वहां कैसे आया। द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 years एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन
इंडिपेंडेंस। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर फ्रांस के लोगों की ओर से एक उपहार था। इन 1869 स्कल्प्टर फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी began to plan his concept for the monument प्लान कॉन्सेप्ट फॉर द मोनूमेंट। तो 1869 में मूर्तिकार जो फेडरिक अगस्ते बार्थोल्डी जो थे, फेडरिक अगस्ते बार्थोल्डी जो थे, तो उन्होंने 1969 में स्मारक के लिए अपनी अवधारणा को मंजूरी दी थी। ठीक है, इस मोमेंट अब यहाँ पर जो है बार्थोल्डी envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddesses of the past but also the workmen and women of the present। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ वो बार्थोल्डी ने लिबर्टी की कल्पना जो है एक मजबूत गौरवान्वित व्यक्ति के रूप में की। ठीक है, व्यक्ति के रूप में की जो न केवल अतीत की राजसी, ठीक है, न जो अतीत की राजसी, जो न केवल अतीत की राजसी ग्रीक देवी देवताओं बल्कि वर्तमान, अतीत तो ये हो गया, बल्कि वर्तमान में कामकाजी पुरुषों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। Finally, in 1884, the New York was finished and Liberty was packed into 214 carats and sent to New York। और अंततः यह आखिरकार 1884 में काम खत्म हुआ। इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस के द्वारा बनाया जा रहा था ना ये, तो अंततः 1884 में ये काम खत्म हुआ और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जो है 214 बक्सों में पैक करके न्यूयॉर्क के शहर भेजा गया, न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, लेकिन जो है वहां पे एक समस्या थी। वाइल द फ्रेंच हैज रेज ए लॉट ऑफ फंड टू बिल्ड द स्टैच्यू, जब फ्रांस इस स्टैच्यू को, ठीक है, इस प्रतिमा को बनाने के लिए जब पैसे इकट्ठा कर रहा था, तब की उसने बता दिया कि हम न्यूयॉर्क को भेजेंगे ये चीज। न्यूयॉर्क हैज नॉट सिक्योर्ड द फंड टू बिल्ड इट्स फाउंडेशन, लेकिन न्यूयॉर्क ने इस मूर्ति को खड़ा करने के लिए जो है पैसे नहीं इकट्ठे किए थे। इट वॉज नॉट अंटिल ए न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर implored people for donations that money became available। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है न्यूयॉर्क जब, ऐसा तब तक नहीं हुआ, इट वॉज नोट अनटिल, तो ये तब तक नहीं हुआ जब तक न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर ने, न्यूयॉर्क का न्यूज़पेपर क्या नाम था उसका, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर था। ठीक है, तो ये ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर या अखबार ने लोगों से जो है डोनेशन, लोगों से दान के लिए आग्रह, इम्प्लोर्ड मतलब रिक्वेस्ट करना, आग्रह नहीं किया, तब तक ऐसा नहीं हुआ। जब इसने न्यूज़पेपर में आग्रह किया लोगों से कि भाई हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्थापित करना, उसके लिए पैसे चाहिए, तो न्यूयॉर्क के लोगों ने जो है फंड अवेलेबल कराया। फाइनली 28 अक्टूबर 1886, देखो 84 में ये भेज दिया गया था न्यूयॉर्क में, और 86 में जो है इसको खड़ा किया गया था, जिसको हम देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। तो 2 साल उनको फंड जुटाने में लगा अमेरिकन्स, और फिर 1886 में जब इसको उन्होंने लगा दिया तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो है सेलिब्रेशन मनाया गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2 नंबर का जो लिखित प्रश्न है, whom does the statue of liberty represent। तो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है, अभी अभी मैंने बताया किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स द मैजेस्टिक ग्रीक goddesses of past and also the working man and the women of the present। हम इसको कह सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो क्या करती है, अतीत की राजसी, मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की राजसी ग्रीक देवी देवताओं
और वर्तमान, ठीक है, और वर्तमान के कामकाजी पुरुषों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आंसर जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया, व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन। अब यहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन दिया गया है, लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो अनुच्छेद दिया गया है या फिर जो आप पैराग्राफ दिया गया, इसमें रेखांकित अंश जो है उसका क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा गया है, व्हाट इज मीनिंग। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पोर्शन दैट द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज वेरी ह्यूज। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है बहुत बड़ा था, विशाल था, दैट्स वाई इट वॉज पैक्ड इन टू 240 कैरेट्स। अब इसको जो है इसीलिए इस वजह से जो है इसको जो है 214 बक्सों में जो है पैक किया गया और सेंड किया गया न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में भेजा गया। इसका लाइन का मतलब ये है। इसका तीसरा जो प्रश्न है, ये दो दो अंक की प्रश्न, ध्यान रखना है, आंसर आपको बहुत समझ के लिखना पड़ेगा। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टेच्यू। अब अमेरिका ने जो है मूर्ति को स्थापित करने के लिए धन कैसे एकत्रित किया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू। अमेरिका कैसे कलेक्ट कर रहा है, तो हम क्वेश्चन से ले रहे हैं इस लाइन को, अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू बाई implored the American public to donate money in his न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर। तो अमेरिका ने अपने समाचार पत्र न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिका ने अपने समाचार पत्र न्यूयॉर्क में अमेरिकी जनता से धन दान करने का अनुरोध किया, ठीक है, रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, इम्प्लोर, ठीक है, अनुरोध किया, अनुरोध करके जो है मूर्ति स्थापित करने के लिए धन इकट्ठा किया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड, अभी मैंने बताया था कि रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना का मतलब होता है इम्प्लोर्ड। तो यहाँ पर जो है ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, पैराग्राफ में ये दिया गया है जो कि मैंने आपको बताया था, ये रहा वो वर्ड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइटिंग सेक्शन, इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए लेटर टू एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो आपको अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है कि आप वो जो जो दिल्ली में रहता है, तो आप उसको कितना जो है आप उसकी आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको वहाँ पे व्यक्त करनी है कि आप उसको कितना मिस कर रहे हो, कितना याद कर रहे हो, ठीक है। वो दिल्ली में रहता है, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे पहले, तभी आपने लेटर लिखते हैं हम अपने किसी भी रिश्तेदार को, तो हमें अपना एड्रेस लिखना होता है, जो कि दिल्ली का है तो दिल्ली का तो भाई उसको पत्र लिखना है, तो दिल्ली वाले का एड्रेस नहीं आता है। आप अपना एड्रेस लिखेंगे, चाहे अपने घर का लिखें चाहे किसी का भी, ध्यान रखना है अगर आपको लेटर में एड्रेस नहीं दिया है तो आपको एड्रेस खुद बनाना होगा, अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, पर्सनल लेटर में केवल आपका एड्रेस आएगा, जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ये चीज़, इसके नंबर कटते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे हाउसिंग कॉलोनी कोई भी नंबर डाल दिया, गोरखपुर यूपी में डाल दिया, आप उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर ले सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश का पूरे भारत की किसी भी राज्य से आप कोई भी एड्रेस उठा सकते हैं। उसके बाद डेट लिखना बहुत ही जरूरी है, डेट आपके एड्रेस के नीचे आएगा, जो भी आप एड्रेस लिखेंगे उसके बाद डेट जरूर मेंशन करना है। डेट आप मेंशन करके, आप चाहें तो सन डाले ना डाले, लेकिन डेट आपको जरूर मेंशन करना है। उसके बाद आप डियर ब्रदर करते हुए आप ब्रदर का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट डियर ब्रदर इज एनफ। उसके बाद में, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। एज फॉर मी, आई एम डूइंग वेल। हैज दिल्ली बीन गुड टू यू, क्या दिल्ली तुम्हारे लिए सही है, अच्छा है। इट इज सच ए डिस्टेंट सिटी दैट आई कांट विजिट यू देयर। आई मिस यू डियरली माई ब्रदर। अब, इट हैज बीन ए फ्यू ईयर्स सिंस वी लास्ट मेट एंड गॉसिप्ड अंडर द सन। ठीक है, हमको काफ़ी टाइम हो गया, लास्ट जो है फ्यू ईयर्स हो गए हैं जब हम अंतिम बार मिले थे और खूब हमने तो बातें की थी सन, धूप में बैठ करके। आई रिमेंबर हाउ वी यूज टू सिट ऑन द टेरेस एंड वॉच द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। हम याद कर रहे हैं, वो फीलिंग्स हमें बतानी है कि हम क्या 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 है। दोज मोमेंट्स वर मैजिकल एंड दे मेड मी फील दैट एनीथिंग इज पॉसिबल इफ वी हैव फेथ इन आवर सेल्व्स। इसके बाद जो है आगे का पोर्शन में हम लिख सकते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव योर own life and responsibilities, but I want you to know that you are missed dearly at home. It is not just me, but everyone in the family feels the same way. We all look forward to
your visit and we hope that you will come soon. Take care of yourself and please keep in touch. We will be waiting. I will be waiting for your reply. योर्स ट्रू ब्रदर, जो भी आप नाम लिखना चाहें, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको उसमें नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके और पार्ट में जो है आपको कुछ लिखना है, उसको देख लेते हैं। और पार्ट में आपसे बोला है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग दैट द वाटर टैंक्स इज इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। जो है पानी की टंकियां जो कॉलेज में है, स्कूल के अंदर जो है, वो आपकी जनरली जो है ढंग से सफाई नहीं होती हैं या सही ढंग से साफ नहीं किए जाते हैं। तो इस लेटर को हमें लिखना है। और ये जो है आपका, जैसे आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, इस टाइप में जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अपने स्कूल या कॉलेज के लिए लिखना है। तो चलिए इसको आंसर्स को समझते हैं। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल सिटी कॉलेज या सिटी स्कूल, जो भी आपको ऊपर दिया गया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल कॉलेज ले सकते हैं। एड्रेस आपको लिखना है, फिर डेट आपको मेंशन करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट मेंशन करना है क्योंकि ये आपका पर्सनल लेटर नहीं है। मैंने बताया था कि जब आपका पर्सनल लेटर होगा तो उसमें सब्जेक्ट हम मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी सब्जेक्ट मत डालना जब अपने रिश्तेदारों को, भाई को, बहनोई को, भतीजे को, और मामा को, फूफा को, फूफी को, जिसको भी पर्सनल, मतलब आपके रिश्तेदारों में जब भी होगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। ध्यान रखना, विषय की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही लिखना, नहीं तो नंबर कटते हैं। लेकिन जब ऑफिशियल लेटर होगा प्रिंसिपल को रेलवे इंक्वायरी करने के लिए, या फिर न्यूज़पेपर में किसी विज्ञापन को देने के लिए, थाना में पुलिस कंप्लेंट कराने के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए, ये जो भी आपके ऑफिशियल लेटर, आपके घर परिवार को छोड़कर जो भी लेटर आते हैं उसमें सब्जेक्ट आपको देना होगा। ध्यान रखना है। एड्रेस जरूर लिखना है, डेट मेंशन जरूर करना है। डियर सर, मैम, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, एक आपको यूज़ कर लेना है। आई वॉन्ट टू से दैट the water tanks in our college is not cleaned regularly. As the result, many students are falling ill because of uncleaned water. Most of the students are absent due to this. ठीक है, तो सीधा सीधा हिंदी तो आप समझ सकते हो। Therefore, I request you to give a strict order to peon to clean water tank regularly. I hope you will understand the situation. थैंकिंग यू करते हुए अपने दोस्त का नाम जो भी लिख सकते हैं, उसके बाद खत्म कर देंगे, कहानी खत्म। अगला जो तीसरा प्रश्न है, राइट ए रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग करनी है आपको इसमें क्राफ्ट एग्जीबिशन पे, ठीक है। 6 अंकीय प्रश्न है, ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है इसमें हिंट भी है, आप इन हिंटों का इस्तेमाल करेंगे। इसके और पार्ट में आपको दिया गया है, पिक्चर दिया गया है, और इसके ऊपर जो है आपको एक आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल का जो मेन थीम है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक करोगे तो आपको जो है 6 नंबर का अंक जो है 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। अब हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं और इसके आंसर्स को देखते हैं कि कैसे इसके आंसर्स जो है आएंगे। तो देखिए, इसमें जो है पहला पार्ट, अगर क्राफ्ट एग्जीबिशन की बात करें तो हम उसको लिखेंगे। और ये है क्या, क्राफ्ट रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट राइटिंग का तरीका क्या होता है, देखिए। क्राफ्ट एग्जीबिशन, जो भी आपका रिपोर्ट राइटिंग का, पहले जो है आप यहाँ पे विषय लिख देंगे, ठीक है, कि किस विषय में है। क्राफ्ट एग्जीबिशन पे है तो क्राफ्ट एग्जीबिशन लिखा। रिपोर्ट राइटिंग है, ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं ये ध्यान रखना है। तो क्राफ्ट एग्जीबिशन के बाद में किसके द्वारा, आप अपना नाम लिख देंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो आपको कोई भी नाम एक यूज़ करना है। बाई किसके द्वारा, है ना, अपना नाम जो है आपको, जो एग्जीबिशन का रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसका नाम। डेट जरूर मेंशन करना है इसमें, और यहाँ पर करना है। जैसे ही आप अपना पैसेज शुरू करेंगे उसके ऊपर डेट मेंशन कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये थोड़ा सा थीम, जो कि आपको एक रिपोर्ट के लिए कैसे लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग में आपको विषय लिखना है, नाम लिखना है और डेट लिखना है। ये 3 चीज़ें जो है आपको लिखना है। पहली चीज़ ये लिखनी है, दूसरी चीज़ ये लिखनी है, और तीसरी चीज़ ये लिखनी है। तो 3 चीज़ें ये लिखोगे तो आप समझ जाओ कि एग्जामिनर समझ गया कि आप जो है अच्छी तरह से जानते हो रिपोर्ट राइटिंग को। उसके बाद जो रिपोर्ट जो है आपको तैयार कर देनी है। द क्राफ्ट एग्जीबिशन एट माई स्कूल वॉज ए सक्सेस। द इवेंट फीचर्ड ए वाइड वेराइटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम सच एज ज्वेलरी और पोट्री और टेक्सटाइल्स एंड मोर। आप चाहें तो इसमें से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स पार्टिसिपेटेड एंड शोकेस देयर टैलेंट्स, ठीक है। द एग्जीबिशन वॉज well attended and received positive feedback from visitors. द पीस, आप बता रहे हैं कि वो क्राफ्ट एग्जीबिशन जो हुआ था उसकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, कैसा था वो, वहां पे क्या हुआ था।
The pieces on display were creative and high quality. It was a great opportunity for the school community to come together and appreciate the arts. Additionally, the craft exhibition provided an opportunity for the students to learn about the different techniques and materials used in crafting. The event also provided a platform for the students to sell their creations and earn some money. The exhibition hall was decorated beautifully with the displays arranged in a way that made it easy for visitors to navigate and appreciate the pieces on display overall. It was a great learning experience for the students and an entertaining इवेंट फॉर द विजिटर्स। तो इस तरह से आप खत्म करेंगे। छोटा सा पैराग्राफ लिखना, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पैराग्राफ। तो याद रखना, ये 3 चीज मेंशन करना नहीं भूलना है। उसके बाद जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसके दूसरे पार्ट में जो है आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल का क्या फंडा होता है उसको समझिए। अभी हमने रिपोर्ट का जो है फंडा समझा कि रिपोर्ट कैसे राइटिंग करनी है। ध्यान रखना है, जो चीजें समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से समझना, तभी तो आपके, मैंने बताया था 95 से आप 9900 तक कैसे जा सकते हैं। तो ये जो है ये रूल कहते हैं, इसी का नंबर कटते हैं। टॉपर्स कुछ ज्यादा नहीं लिखते हैं आपसे, आप जो लिखते हो वही लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका होता है। तो आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं। आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। प्री बोर्ड परीक्षा मेन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बड़े तरीके से तैयार करना। हिंदी का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, हिंदी का पेपर आप चेक करना चाहते देख सकते हैं। इसी तरह से हिंदी का पेपर समझाया गया है। आप पूरी जानकारी के लिए जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा आप उसको भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है 3D एनिमेशन के द्वारा जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर जो है सामाजिक विज्ञान के आपके करवा दिए गए हैं, जिनको आप देखने के बाद एक बार अगर आपने वो वीडियो देख ली, जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो आपको थंबनेल दिखाई देगा इसी स्क्रीन पे, आप उसको टच करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसे ही आप उसको देखेंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि एसएसटी इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितनी हम समझते हैं। ठीक है, एसएसटी से प्यार हो जाएगा, आपको बोलेगा यार एसएसटी से अच्छा विषय तो मेरे को कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि वो 2 वीडियोस इस बात का गवाही देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है यहाँ बात करेंगे। अभी हमने देखो रिपोर्ट राइटिंग कर ली, अभी हमें जो करना है वो आर्टिकल राइटिंग करना है। आर्टिकल में क्या होता है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने 3 चीजें मेंशन करी थी कि आपका विषय क्या है रिपोर्ट राइटिंग का, किसके द्वारा वो रिपोर्ट राइटिंग तैयार की गई है, और डेट है। लेकिन आर्टिकल राइटिंग में आपको ये सब नहीं करना, आपको 2 चीजें केवल लिखनी है। एक मेन विषय क्या है, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, और किसके द्वारा जो है ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। ठीक है, इसमें डेट मेंशन नहीं करना, इसमें 2 चीजें आएंगी। ये समझ में आ रहा है आपको, इसमें डेट, आर्टिकल में डेट नहीं होगा, रिपोर्ट में डेट होगा, रिपोर्ट में डेट होगा, आर्टिकल में डेट नहीं होगा। अब समझ में आ गया। अब जो है हमें इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। इंटरनेट क्या होता है। तो द इंटरनेट इज ए मैसिव नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस वेयर यू मे फाइंड एनी इंफॉर्मेशन। इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स रिसोर्स फॉर लर्निंग न्यू टॉपिक्स। The internet is used in a variety of ways by people without a solid internet connection. The modern world is almost immobilized. We are discussing the both the positive and the negative aspect of the internet here. ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। अब यहां पर जो है हम क्या करने वाले हैं देखिए। एडवांटेजेस पहले बता देंगे कि एडवांटेज क्या क्या है भैया। तो एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज में हम लिख देंगे द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज। आप चाहे तो 1-2 लाइन कम कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि रटना है। आपको पहले तो पूरा याद करना है। उसमें से जो लाइनें आपको थोड़ी सी ऐसी लगती है कि मेरे माइंड में सेट नहीं हो रहा, तो उन लाइनों को हर जगह पे बताऊंगा मैं, हर क्वेश्चन के आंसर में यही आपको करना है। जो लाइन आपको, जो आपके बुक के क्वेश्चंस को छोड़ करके जो आपके लाइंस हैं, इनमें से आप एक आधा कम कर सकते हैं। जिसके आपको स्पेलिंग याद नहीं होती या वो लाइन याद नहीं होती तो आप उनको छोड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिटो आप लिखो। ठीक है, समझ में आ गया, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में आप लिख देंगे द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज कम्युनिकेशन। यानी कि आपस में जो संप्रेषण होता है, हम एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बिकॉज गुड कम्युनिकेशन अलाउज पीपल टू एक्सटेंड देयर बिजनेसेस एंड रीच
ए लार्ज ऑडियंस। अब देखते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारे जो भी वेबसाइट्स हैं, ये आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, भले ही वो बात नहीं कर रहे हैं, अपने ऐड को दिखा रहे हैं, आपसे मतलब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भई हमारी चीज़ खरीदो। वो बोल नहीं रहे कि खरीद लो, खरीद लो। वो दिखा रहे हैं कि भई हमारी चीज़ ऐसा है, इसका ये फ़ायदा है, ये इसकी बेहतर क्वालिटी है, इतने पैसे में कम में दूँगा मैं मार्केट से। तो ये इंटरनेट के द्वारा ही हो पाया है। तो ये जो है उनके जितने भी ग्राहक हैं, उनको रीच पहुँचाने के लिए जो है ये बहुत अच्छा चीज़ है। समझ में आ रहा होगा आपको इंग्लिश तो अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इट हैड ऑल्सो इनहेंस्ड स्कूलिंग। अब स्कूल में भी जो है इंटरनेट के बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से लोग बाग जो पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। पीपल कैन टेक क्लासेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर ओवन होम्स। अपने घर से ही जो है आप क्लासेस ले सकते हैं। इवन ए टीचर कैन प्रिपेयर हिज लेसन्स एंड अपलोड इट टू द इंटरनेट वेयर ही कैन शेयर इट विद हिज पुपिल्स। जो शिष्य होते हैं, शिष्य बोलते हैं इनको, ठीक है, एंड दे कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो है टीचर जो है अपना प्रिपेयर कर सकता है, लेसन्स को प्लान करके जो है उसको अपलोड कर देगा इंटरनेट के द्वारा और शेयर कर देगा। जो उनके शिष्य हैं उनके उन पे उनकी लिंक दे सकता है, कैसे भी आपको शेयर कर देगा, बता देगा कि इस जगह पे आपको मिल जाएगी। फिर जो है बच्चे, जो पीपल, शिष्य जो है वो कहीं भी इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, तो उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस हम 3-4 लिख दिए, इसी में मिक्स मिक्स करके आप चाहें तो पॉइंट भी बना सकते हो, लेकिन पैराग्राफ लिखेंगे तो बेहतरीन होगा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। साइबर बुलिंग एंड ट्रोलिंग ईच अदर आर टू नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट। साइबर बुलिंग जो होती है आप जानते ही हो, और ट्रोलिंग करते हैं लोग बाग जो इंटरनेट पे झूठी खबरें फैलाते हैं, किसी को ट्रोल करते हैं, किसी के लिए गलत बोलते हैं। और साइबर बुलिंग तो आप समझ ही जाते हो, साइबर बुलिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका जो है फ्रॉड वगैरह हो जाती है। तो ये जो है इंटरनेट की जो है एक बहुत बड़ी जो है दो बुराइयां मानी जाती है। देयर आर ओकेजन्स वेयर द विक्टिम्स कमिट सुसाइड एज ए रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग। और इसकी वजह से तो बहुत सारे लोग जो है कमिट कर लेते हैं सुसाइड्स। ठीक है, दैट्स हाउ वी फिगर आउट हाउ बिग द सिचुएशन इज। और हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। एज ए रिजल्ट वी मस्ट अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिजिटल बुलिंग। तो हम जो है हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस टाइप के बुलिंग को। और योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी टाइम। दैट इज वाई इफ यू आर going to use it as a vital object you must have sufficient cyber security। यानी कि आपकी कोई भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चाहे बैंक डिटेल्स हो, आपका नाम हो, आधार कार्ड, आपकी फोटो हो, डिटेल्स हो, जो भी है, वो कभी भी मतलब कैनी एनी टाइम जो है या आपका कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, यानी कि ले सकता है। ठीक है, और इसीलिए जो बोला जा रहा है कि जब आप इसको बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को, तो आपको मतलब बुरी तरह का मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिस पर आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो आपके पास सुफिशियंट साइबर सिक्योरिटी, एंटीवायरस वगैरह जो भी आपके एंटी थेफ्ट जो है होते हैं सिस्टम, उसका उसकी समझ आपको होनी चाहिए। इट इज़ बेस्ट नोट टू प्ले ऑनलाइन गेम्स एक्सेसिवली एंड टू अवॉइड एनी एडिक्टिव वेबसाइट्स। और ये बेस्ट ये रहेगा कि आप जो है ऑनलाइन गेम्स जो है बहुत ज़्यादा अधिकतर खेलते हैं, तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, कम खेलिए, या मैं कहूँगा कि ऑनलाइन गेमिंग से तो दूर ही रहिए। ठीक है, ये बहुत ही बेकार फंडा है, आपकी पूरी डिटेल चली जाती है। और अवॉइड करिए जो भी एडिक्टिव वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको लत लगी हुई है, उस वेबसाइट को देखने के अलावा जो है आपको चैन नहीं आती, नींद नहीं आती, तो इस टाइप की वेबसाइट्स को जो है देखने से पहले सोचिए समझिए और ना देखें तो सबसे बेहतरीन होगा। तो ये डिसएडवांटेजेस है, इस तरह से पैराग्राफ जो है आपको इसकी लिखनी थी। जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, रिपोर्ट राइटिंग आपको मैंने अलग बताया और आर्टिकल आपको अलग बताया। आर्टिकल में डेट नहीं आएगा, रिपोर्ट राइटिंग में डेट आएगा, आपका नाम आएगा, किसके द्वारा रिपोर्टिंग की जा रही है और उसका विषय क्या है रिपोर्टिंग का। आर्टिकल में केवल विषय आएगा और किसके द्वारा जो है आर्टिकल प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम आएगा, डेट नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ग्रामर सेक्शन आता है। यहाँ पर जो है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको इसको इनडायरेक्ट में, द बॉय रिक्वेस्टेड, जो टीचर से तो रिक्वेस्ट ही करेगा, तो द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू गिव हिम, मी का क्या हो जाएगा, हिम 1 डेज लीव। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसका पैसिव हो जाएगा बाई हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पंक्चुएट करना है। अब यहाँ पे जो आपके हैं, यहाँ पे कॉमा कहाँ लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप, या फिर जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ कहाँ क्या लगेगा, ये आपको बताना है। तो ही रोट, यहाँ पर जो है ही रोट, फिर देखो कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, आई कांट, यहाँ पे कांट में देखो CANT कॉमा नहीं लगाए होते, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, आई कांट, ठीक है। और आई जो है आपका स्मॉल है, आई आपका कैपिटल हो जाएगा। कम बिकॉज आई एम इल, ठीक है, ये फुल फुल स्टॉप लगा दोगे, बस इतना ही आपको करना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। अच्छा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कल सुबह मैं पुस्तक कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। यस्टरडे, कल की बात हो रही है, तो यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह की बात हो रही है, यस्टरडे मॉर्निंग व्हेन, जब, है ना, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। यस्टरडे मॉर्निंग व्हेन आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी, ठीक है, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। एट दैट टाइम ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा मित्र, केम टू मीट मी, मेरे से मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे। वी स्टेड टुगेदर टिल द इवनिंग, हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था। तो आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, लेकिन परंतु किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। बट वॉज ऑल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। लिटरेचर सेक्शन की बात करते हैं, जो बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, मेंशन वेराइटीज ऑफ द ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। इसी के और पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, हु टुक पिटी ऑन द यंग सेगुल, और वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट, ये आपको बताना है। तीन तीन अंक के दो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तीन तीन अंक के दो प्रश्न पूछे गए हैं। आपको जो है यहाँ पर ए पार्ट कर रहे हो तो इसमें से कोई एक प्रश्न करना है, और बी पार्ट में से आपको एक प्रश्न करना है, तो तीन तीन छह अंक आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ए पोर्शन की बात करते हैं। तो मेंशन करेंगे वैरायटीज़ की, यानी कि ब्रेड की उन किस्मों का हम उल्लेख करना, हमसे उल्लेख करने को बोला गया है। ब्रेड की उन किस्मों का उल्लेख करें जो गोवा के गांवों में उत्सवों में अनिवार्य हिस्सा माना जाता था या अनिवार्य था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हु टुक पिटी ऑन द यंग सीगुल, वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो यंग सीगुल था, ठीक है, समुद्री, सीगुल का मतलब है समुद्री पक्षी, तो जो यंग सीगुल था उस पर जो है दया किसने दिखाई, और वह उस रात को कहाँ सोया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नॉन एज बोल। तो यहाँ पे बोलेंगे, हम गोवा की बात कर रहे हैं, तो जो है गांव वालों को जो है मीठी रोटी बहुत ही पसंद थी, जिसको वो बोल बोलते थे। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट ब्रेड्स। और जो गोवा की जो ब्रेड थी, इन इन ब्रेड, मीठे ब्रेड के बिना जो है शादी के तोहफे जो है अर्थहीन माने जाते थे। सैंडविचेस, केक एंड बोलिनहास वर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। और जो सैंडविच हैं, केक हैं और बोलिनहा हैं, वो क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों के लिए जो जरूरी माने जाते थे। तो ये किस्म है जिनकी हमने चर्चा कर दी कि ये एसेंशियल पार्ट सेलिब्रेट करते थे हम गोवा में। तो इस तरह के ब्रेड्स जो हैं, सैंडविचेस, केक हो, बोलिनहास हो, ठीक है, ये सारे माने जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस इसमें लिखनी है। इसमें आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं कि भाई समुद्री सीगुल था जो, उस पर दया किसने की और उस रात कहाँ सोया। तो यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन का आंसर, हिज मदर पिटीड ऑन द यंग सिगुल। तो उसकी माँ जो यंग सिगुल था उस पर जो है उसकी माँ को दया, या माँ ने उस पर दया दिखाई। द यंग सिगुल स्लेप्ट इन द ब्रिक ऑफ द लेज और क्लिफ, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, क्लोजिंग वन आई एंड द अदर, ही प्रेंटेड to fall asleep, attracting sympathy from his parents, but it hardly made any difference. तो यहाँ बोला गया, युवा सुगिल जो है चट्टान के किनारे पर एक पैर पर खड़ा होकर के एक एक आंख और फिर दूसरी आंख बंद करके सोया, ठीक है। और साथ ही साथ जो है उसने अपने माता पिता की सहानुभूति आकर्षित करने के लिए जो है एक नाटक किया, लेकिन शायद इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसके माता पिता इतने समझदार थे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर
द बस टिकट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, कोई भी एक करते तो आपको 3 नंबर मिलना था, और बी पार्ट अब करोगे तो आपको फिर 3 नंबर मिलेगा, यानी कि 6 नंबर आपको इस तरह से मिलेगा। तो जो बाली है ना, उसने बस के टिकट के लिए पैसे कैसे बचाए ये आपको बताना है। और दूसरा इसी में प्रश्न पूछा गया, वाई वॉज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और जो लेंचो है डाकघर के कर्मचारियों से क्यों नाराज था। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर दोगे 3 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वाली ने पैसे कैसे बचाए। वाली हैड इकोनॉमिकली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। तो बाली ने आर्थिक रूप से अपने रास्ते में, उसको जो भी, रास्ते का मतलब हो कि जब भी उसको मिलता था तो उन सिक्कों को जो है बचाया। सी resisted every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and ride on merry-go-round at the village fair, fair to save money for her bus journey. उसने जो है अपनी बस यात्रा के लिए जो है पैसे बचाने के लिए जो है, जो आपके पेपरमिंट्स थे जिसको आप पुदीना बोलते थे, खिलौने थे, बलून्स जो थे, और जो है उसने गुब्बारे खरीदने से मना, मतलब उन सब चीज़ों को जो है क्या करा, प्रलोभन का विरोध किया, मतलब वो नहीं चाहती थी कि ये सब करूं ताकि मेरे पैसे बच जाए। ठीक है। और उसने हिंडोल की सवारी जो है करी नहीं की। तो ये सारी चीज़ें जो है करके उसने जो है पैसे बचाए थे। इसमें लेंचो क्यों जो है डाक कर्मचारियों से नाराज़ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट जो है, लेंचो वाज एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बिकॉज आफ्टर ओपनिंग द एनवलप देयर वर ओनली 70 पेसोज इंस्टीड ऑफ 100 विच ही हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड। अब लेंचो कर्मचारियों पर इसलिए क्रोधित था या नाराज था क्योंकि जब उसने एनवलप को खोला तो उसमें केवल 70 पैसेस थे, 70 पैसेस थे, जबकि उसने 100 पैसेस की डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी गॉड से। और ही थॉट दैट द रिमेनिंग मनी वॉज टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और उसने ये सोचा कि भाई 70 पैसेस तो उन्होंने मेरे को दे दिया और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने जो बाकी पैसेस है उनको रख लिया। एज ही बिलीव्ड दैट द गॉड कुड नेवर मेक ए मिस्टेक और नो टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट। और जो है उसको विश्वास था, क्योंकि उसका मानना था, वो इसलिए सोचता था ना कि एम्प्लॉयज़ ने पैसे रख लिए, क्योंकि उसका विश्वास था कि गॉड जो है, वो भगवान जो है, वो कभी भी गलती नहीं कर सकता, और ना ही वो उसके अनुरोध को जो है ठुकरा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है उसमें नाराज था। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 अंक का प्रश्न आएगा। 60 वर्ड्स की है सीमा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी तो सीमा। इसमें ए पार्ट जो है इसको आपको करना है, क्योंकि इसमें कोई एनी वन की बात हो रहा है, एनी वन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड, कीसा गौतमी ने जो है अंत में कौन सा जो है पाठ सीखा, ठीक है, या सबक सीखा। तो इन द एंड कीसा गौतमी वाज फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूजन्स, यानी कि अंत में जो है कीसा गौतमी जो थी वो सभी भ्रमों से मुक्त हो गई थी। सी wandered from house to house to get a handful of mustard seeds, but could not find but could not find it। जो है वो मस्टर्ड सीड जो होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं सरसों के बीज, है ना। तो एक मुट्ठी सरसों के बीज को पाने के लिए वो घर घर भटकती रही, लेकिन उसको वो सरसों नहीं मिला। सी रियलाइज द यूनिवर्सल ट्रुथ दैट ऑल mortals are destined to die sooner or later। और उसे जो है इस सार्वभौमिक सत्य, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य का एहसास हुआ कि जो सभी मॉर्टल्स हैं, यानी कि प्राणी जो है, वो देर सवेर मृत्यु उनकी निश्चित ही होगी। देर सवेर जो है उनकी मृत्यु निश्चित ही होगी, इस बात से जो है वो परिचित हो गई। और डेथ स्पेयर्स नन, यानी कि मृत्यु जो है किसी को नहीं छोड़ती। हर lamentation and grieving can't bring her dead son alive। और जो है उसका विलाप और शोक और पश्चाताप जो भी बोलिए आप, वो उसके बच्चे को जीवित नहीं कर सकते, उसके पुत्र को जीवित नहीं कर सकता। ठीक है। देयर वॉज नो फैमिली इन विच नो सन डॉटर और पेरेंट हैड नॉट एवर डाइड। और ऐसा कोई परिवार उसने वहाँ पे नहीं देखा था जिसमें किसी बेटे बेटी या उसके माता या पिता की मृत्यु ना हुई हो। तो ये लेसन उसने जो है कीसा गौतमी ने वहाँ पे सीखा। ठीक है। अब हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे पूछा गया मंडेला की स्वतंत्रता का जो है, स्वतंत्रता का जो विचार है ना, मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम, मंडेला के स्वतंत्रता का विचार उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर इसका, देखिए कैसे लिखेंगे।
As a boy, Mandela did not have a hunger for freedom because he thought that he was born free. एक बच्चे के रूप में, लड़के के रूप में जो है मंडेला को आज़ादी की भूख नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह आज़ाद ही पैदा हुआ है. He believes that as long as he obeyed his father and abided by customs of his tribe, he was free in every possible manner. उसका मानना था कि जब तक वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है या करते हैं और अपने कबीले की रीति रिवाजों का पालन करते हैं, तब तक जो है वो संभव तरीके से या पूर्ण तरीके से जो है क्या है, आज़ाद है. ही हैड सर्टेन नीड्स एज ए टीनेजर एंड सर्टेन नीड्स एज यंग मैन. अब जो है क्या है कि एक किशोर के रूप में, यानी कि एक युवा के रूप में जो है उनकी कुछ आवश्यकताएं थी, और साथ ही साथ जो है वो एक जो है बच्चे के रूप में जो है उनकी कुछ और आवश्यकताएं थी. ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड. अब उसको जो है एहसास हुआ, मंडेला को एहसास होता है कि धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि वो बचपन में जो है स्वार्थी था. He slowly understand that it was not just his freedom that is being curtailed but the freedom of all blacks. और जल्द ही जो है उसको एहसास क्या हुआ, धीरे धीरे वो समझता है कि सिर्फ उसकी ये जो है उसकी स्वतंत्रता नहीं है जो कम की जा रही है, बल्कि सभी अश्वेत जो है उनकी स्वतंत्रता भी कम की जा रही है. It is after attaining this understanding that he develops a hunger for the freedom of his people. और इससे इससे पाने की बात इससे ही, इसको समझते हुए उसने अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख जो है वो देखी या समझी. ठीक है, तो इस तरह से उसके समय के हिसाब से जो है उसका हंगर जो है वो बढ़ता, अलग ही होता गया. इसके बाद जो है मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन जू एंड टाइगर इन जंगल. अब आपको चिड़ियाघर के बाघ और जंगल के बाघ में जो है कुछ अंतर जो है आप बताना चाहें तो वो आपसे पूछा गया है. इसके बाद इसमें और पार्ट भी पूछा गया है, राइट 4 लाइन्स ऑफ पोएम. तो आपको जो है 4 लाइनें लिखनी है अपने पोएम की. ठीक है, और पोएम लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि वो जो है इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो. तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो चीज़ बताना चाहूँगा उसको ध्यान दे ले. जब पोएम आपको लिखनी है, ये वाला क्वेश्चन जब करना है, तो आपको कम से कम 3 पोएम आपको याद रखनी है. 3 पोएम आपको याद रखनी है, क्योंकि 2 पोएम तो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा. पोएम समझ रहे हैं? अभी देखिए आपको समझा देता हूँ. ये देखिए, जैसे ये है ना पोएम, तो इस पोएम को अभी 3 लाइनें लिखी है, अगर वो 4 पूछता है तो 4 लाइनें आपको इस तरह से लिखनी होगी. कोई से भी लाइनें पैराग्राफ का आप उठा सकते हैं, ध्यान रखिएगा. तो आपको कम से कम 3 पोएम आपको याद करनी है, चाहे एक ही पोएम के 3 पैराग्राफ याद कर लीजिए, तो उन पैराग्राफ को आपको याद करना है. ठीक है, अब जो है उन पैराग्राफ को याद करने के बाद जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से जो है सारे के सारे पोएम्स लिख सकते हैं. तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसको डिस्कस करते हैं, इसके पहले क्वेश्चन को. तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं. मंडेला की हमने बात कर ली. अब हमें डिफरेंस बताना है, टाइगर अगर जू में है, ठीक है, उसमें और एक टाइगर जो जू में नहीं है उसमें क्या अंतर है. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बिटवीन टाइगर इन ए जू और इन ए जंगल, यानी कि एक टाइगर बाघ जो है जंगल में है और एक बाघ जो है चिड़ियाघर में है, तो उन दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है. तो चलिए हम बता देंगे. द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन जू एंड इन ए फॉरेस्ट और जंगल इज ह्यूज. यानी कि एक चिड़ियाघर में और एक जंगल में बाघ हो तो उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है. इन द केज ही हैज़ लॉस्ट इट्स फ्रीडम. अगर वो पिंजरे में है, ठीक है, जू में है, पिंजरे में है, तो उसका जो है आज़ादी क्या है, उसकी आज़ादी उसने खो दी है. इट इज़ ए ट्रैप्ड एनिमल, यानी कि जो है ये फंसा हुआ जानवर माना जाएगा. इट कैन नो लॉन्गर इंजॉय हंटिंग. जो है ये अपने शिकार करना जो है अपने शिकार का आनंद नहीं ले सकता है. इट इज़ मोर लाइक ए सर्कस क्लॉन. और जो है ये कैसा हो जाएगा, ये सर्कस के जोकर की तरह हो जाएगा. इट इज़ बाउंडेड बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जू कीपर. और जो है ये चिड़ियाघर के जो पालक है, चिड़ियाघर का पालक है, जू कीपर जिसको बोल सकते हैं, उसके नियमों और उसके जो है रेगुलेशंस के हिसाब से जो है बंधा रहेगा. लेकिन अगर वहीं हम बात करें टाइगर
जंगल में है तो द टाइगर इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो हम जानते हैं कि बाघ का जो बाघ जो है वो जंगल का राजा है। इट इज बॉर्न फ्री, और जो है वो वहां पर बिल्कुल स्वतंत्र रहता है या फिर स्वतंत्र पैदा होता है। इट रोम्स अबाउट द फॉरेस्ट रोरिंग रीगली, जो है ये जंगल में जो है दहाड़े मारते हुए घूमता रहता है, ठीक है। इट इंजॉयज इट सुपरमेसी, अपने वर्चस्व का जो है ये आनंद लेता है। ऑल एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ इट, और जो है सभी जानवर इससे डरते हैं। इट इज दस वाइडली रॉयल, और इसलिए जो है इस प्रकार जो है ये बेतहाशा शाही अपने आप को महसूस करता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं भाई दोनों जंगल, एक जू में और एक जंगल में हो शेर, तो क्या अंतर हो सकता है, अपने हिसाब से भी बता सकते हैं। लाइनें अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। फायर एंड आइस से पूछा जाएगा आपसे, द ट्रीज और द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इन सभी में से किसी एक का जो है आपको सेंट्रल आइडिया लिख देनी है। सेंट्रल आइडिया में क्या है, आपको जो पहले अगर मैं बात करूँ फायर एंड आइस की, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस composed by Robert Frost is that the poem Fire and Ice expresses the idea that the world would end either by ice or fire। जो है ये रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा जो है ये रॉबर्ट के द्वारा जो है रची हुई आपकी जो पोएम है। और इस पोएम का जो केंद्रीय विचार है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो क्या कहता है कि दुनिया या तो बर्फ से या तो आग से समाप्त हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर सिंबलाइज ह्यूमन डिजायर्स, ग्रिड, क्रुएलिटी एटसेट्रा। और कवि के अनुसार जो है, या कविता के अनुसार जो हम बोल सकते हैं कि जो आग है वो मानवीय इच्छाओं, लालच और क्रूरता आदि का प्रतीक है। ऑन द अदर हैंड आइस, जो बर्फ है, वो सिंबलाइजेस डिफरेंसेस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, हार्ट रेट और रिजिडिटी अकॉर्डिंग टू द पोएट, ठीक है। तो पहले हम बता देते हैं इसका आंसर। बर्फ जो है मानवीय रिश्तों में अंतर है, घृणा और कठोरता का प्रतीक बताता है। और जो है अकॉर्डिंग टू द पोएट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कैपेबल टू एंड द वर्ल्ड कंप्लीटली। और कवि के अनुसार जो है आग और बर्फ दोनों ही संसार को पूर्णतः समाप्त करने में समान रूप से सक्षम है। तो ये सेंट्रल आइडिया जो है इस पोएम का है। अब जो है दूसरा, द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है, इसकी बात कर लें। द पोएम द ट्रीज बाय एड्रिन रिच shows the conflict between man and nature with the growing and development of the society, ठीक है। तो अब जो एड्रिन रिच जो है इसके कविता के जो है लेखक हैं, वो क्या कहते हैं कि ये पोएम जो है एड्रिन रिच के द्वारा जो लिखी गई है, ये दर्शाता है कि वृद्धि और विकास के साथ साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच जो है संघर्ष जो है बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को ये दिखा रहा है सोसाइटी में। ह्यूमन बींग्स हैव यूज नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने हित के लिए जो उन्होंने नेचर को यूज़ किया है। कॉज ए लॉट हार्म टू द नेचर एनवायरनमेंट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है एनवायरनमेंट को, नेचर को। द पोएट poetess wants to give the message that presence of a few trees inside our home does not give us the feeling of nature। वह जो पोएट है, कवि हैं, वो कहते हैं कि ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम अपने घरों में कुछ पौधे पेड़ लगा देते हैं तो वो हमें जो है उस फीलिंग का एहसास, उस चीज़ का एहसास नहीं करा सकती है कि वो नेचर है, प्रकृति का एहसास नहीं करा सकती है। रियल नेचर इज आउटसाइड इन द फॉरेस्ट दैट वी हैव इन डिस्ट्रॉयड, और जो असली प्रकृति है वो तो बाहर है, ठीक है, जिसको हमने नष्ट कर दिया है। द पोएम टेल्स अस हाउ ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द वॉल्स दैट ह्यूमंस हैव पुट अराउंड देम एंड गो आउट इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई पोएम हमारे को ये बताती है कि ट्री जो है वो चाहते हैं कि जो इंसानों ने जो दीवार खड़ी है वो उससे बाहर जाएं और अपने जंगल में जो है जा करके वो रहें। The poetess says that everything has a deep desire of freedom। तो यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि हर चीज़ जो है अपने उसके लिए, फ्रीडम के लिए, यानी कि आज़ादी के लिए जो है प्रत्येक वस्तु में जो है गहरी स्वतंत्रता की चाहत होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड वेल बीइंग, सो वी मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ नेचर। और जो है यह एक विकास और खुशहाली ये विकास और खुशहाली के लिए जो है ज़रूरी है, आवश्यक है, इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। ये पोएम का सेंट्रल आइडिया ये कहता है। अगला जो सेंट्रल आइडिया है वो है आपका
जो पूछा गया है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन उसकी बात है। द पोएम इज रिटन बाई ऑगडेस नैश। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम शोज दैट एवरीथिंग क्रिएटेड वेदर स्मॉल और बिग हैज़ इज स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट। जो है ये सेंट्रल आइडिया कविता जो है ऑगडेन नैश द्वारा लिखी गई है, और ये कविता का केंद्रीय विचार ये दर्शाता है कि जो भी चीज़ है चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो अपना विशेष महत्व रखती है। यूजुअली वी अंडरएस्टिमेट talented persons but they prove themselves by their wits and right actions। और जब हम कभी भी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को कम आंकते हैं तो वो जो है अपनी बुद्धि बुद्धि और अपने कार्यों से जो है खुद को साबित करते हैं। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अदर्स। जो है हमें दूसरों को जो है हमें कम नहीं आंकना चाहिए, या जो है हमें कभी दूसरे को जो है हे दृष्टि से या नीच दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मोर एवर राइट एंड टाइमली एक्शंस आर ऑलवेज बेनिफिशियल। और जो है इसके अलावा सही समय पर जो किए गए कार्य हमेशा जो है फायदेमंद होते हैं। इन अदर वर्ड्स ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन इज ऑल्सो न्यूक्लियस ऑफ द पोएम। अब इसमें बोल रहा है कि दूसरे शब्द में समय की एक जो होती है सिलाई जो है वो 9 के बराबर मानी जाती है। समय का जो सिखाया हुआ जो है ना वो 9 को बचाती है। जो समय है उसका उपयोग करोगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देगी। इट ऑल्सो द न्यूक्लियस ऑफ द पोएम। ये जो है कविता का केंद्र भी है। न्यूक्लियस मतलब केंद्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नौवा प्रश्न जो है, वॉट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर टिकी। टिक्की को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया था? तो भैया द हैरियट जो डॉक्टर थे, नोट गिव ट्रिकी एनी मेडिसिन फॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट सेंड बाय द मिसेस पंफेरी। मिसेस पंफेरी ने जो भी टिक्की के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए कोई चीज़ दवा भेजी थी, चाहे खाने के लिए भेजा था, वो कुछ भी नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव ही डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी एक्स्ट्रा नरिशमेंट सच एज एग्स वाइन ब्रांडी एटसेट्रा। जो है डॉक्टर ने जो है उसको ट्रिकी को जो है एक्स्ट्रा नरिशमेंट जो पोषक तत्व नहीं दिए, जिसमें एग हो सकता है, वाइन हो सकता है, ब्रांडी, ये कुछ भी नहीं दिया। बट ही गिव्स ट्रिकी मोर एक्सरसाइज, खूब ज़्यादा जो है उससे व्यायाम कराया, एक्सरसाइज कराई। नॉर्मल फूड दिया जो अदर डॉग खाते थे। आफ्टर 15 days व्हेन मिसेस पंफेरी केम टू कलेक्ट टिकी शी वाज वेरी हैप्पी टू सी टिकी लुकिंग हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। और जो है जब 15 दिन बाद में टिकी आई, उसको टिकी को मिसेस पंफेरी आई टिकी को लेने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि टिकी जो है वो हेल्दी भी दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्गर भी दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, सक्रिय यानी कि एक्टिव भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है उसमें क्या पूछा गया आपसे, वॉट डिड गिफिन वॉन्ट्स टू प्रूव, कुड ही डू दैट। तो गिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ए ड्रग कैन मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। जो गिफिन था वो ये साबित करना चाहता था कि भैया जो ये कोई भी ड्रग है ना, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि कोई भी ड्रग जो है वो इंसान को क्या बना सकती है, अदृश्य, गायब कर सकती है, ठीक है ना। वैज्ञानिक गिफिन जो है एक के बाद एक प्रयोग करके ये साबित करना चाहता था, या उसने ये साबित कर दिया कि एक दवा जो है मानव शरीर को जो है अदृश्य बना सकती है, और वह ऐसा करने में जो है वो सफल भी रहा। कुड ही डू दैट? यस। तो ही वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग सो दैट, ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। तो यह पूछ रहा है यदि मटिल्डा ने हार नहीं खोया होता तो क्या हो सकता था। तो यहाँ पर जो है इफ मटिल्डा, यहाँ पे ए कर देना, ठीक है, ये ए हो जाएगा। लॉजेल हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस इन नेकलेस जो आपका चैप्टर है, सी वुड हैव कंटिन्यूड टू थिंक ऑफ हर सेल्फ एज ए विक्टिम ऑफ फेट एंड हेरोइज्म elicited from her character by the need to pay for the replacement necklace would never have developed। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर मतलब मटिल्डा लोजिल ने अगर नेकलेस नहीं खोई होती नेकलेस चैप्टर में, तो क्या होता कि वह खुद को जो है भाग्य का शिकार मानती रहती, ठीक है ना। और जो है वो हार के भुगतान की आवश्यकता जो है उसके चरित्र में, जो अब उसको जो है
हार का भुगतान करना था। तो उसके चरित्र में जो परिवर्तन आया, ठीक है ना, जो वीरता का भाव जो है वो विकसित हुआ, वो कभी भी नहीं हो सकता था। हीरोइज्म जो है नहीं आ पा सकता, उसके कैरेक्टर में वो चीज़ उत्पन्न नहीं हो पाती अगर वो हार नहीं खोया होता तो। ये सब चीज़ विकसित नहीं होती। यह हार खोना जो है इट इज लूजिंग द नेकलेस विच promotes this change in her character and allows her to feel proud and glad rather than obsessed with luxury, wealth and status. और इसी हार खोना ही जो ये हार खोना ही उसके चरित्र में इस बदलाव को जो है प्रेरित करता है। और उसकी विलासिता वो मतलब वो विलासिता चाहती थी कि मतलब बहुत ऐशो आराम हो, विलासिता धन की स्थिति के बजाय जो है बहुत ज़्यादा धन चाहती थी। तो विलासिता और धन को छोड़ करके जो है उसको उसने जो है खुशी को महसूस किया, गर्व को महसूस किया, इन सब चीज़ों को जो है उन्होंने उसने अपनाया, देखा, समझा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, चाइल्डहुड एंड पेरेंट प्रेजेंट लाइफ। मान लीजिए कि आप भोली हैं और आप जो है अब एक शिक्षक हैं, अपने परिवार, अपने बचपन और अपने वर्तमान जीवन के बारे में कुछ लिखिए, ठीक है। तो भोली एज ए टीचर विल वर्क ऑन हर स्टूडेंट्स टू मोटिवेट एंड एनकरेज हर स्टूडेंट्स। तो एक शिक्षिका के रूप में भोली अपने छात्र को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए काम करेंगी। और इन माई फैमिली, अब भोली अपनी फैमिली को भी बताएगी, इन माई फैमिली माई फादर रामलाल वाज ए नंबरदार। मेरे परिवार में मेरे पिता जो है नंबरदार थे। और माई फादर हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। और मेरे पिताजी के जो है 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, और उनमें से सबसे मैं छोटी थी। माई फादर वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट मी। मेरे पिता जो है हमेशा मेरे लिए चिंतित रहते थे। ये अब मतलब हम फैमिली के बारे में बता सकते हैं। माई चाइल्डहुड एंड पर्सनल लाइफ वॉज सिंपल। मेरा बचपन और निजी जीवन जो है वो सरल था, बट सेंसिटिव, लेकिन जो है संवेदनशील भी था। अनफॉर्चुनेटली आई सफर्ड फ्रॉम ए हेड इंजरी। दुर्भाग्यवश जो है मेरे बचपन में चोट लग गई थी, ठीक है। और मुझे जो है चेचक, स्मॉल पॉक्स जो है हो गया था। आई कुडंट स्पीक टिल आई वॉज 5। और जब मतलब मैं 5 साल की उम्र तक तो बोल भी नहीं सकती थी। माई प्रेजेंट लाइफ इज़ नाउ ए एज आई ड्रीम्ड। मेरा वर्तमान जीवन अब वैसा है जैसा मैंने सपना देखा था। आई स्टैंड अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। और मैं सामाजिक अन्याय के खिलाफ जो है खड़ी हुई। दैट वाज अप्रिसिएटेड बाय माय पेरेंट्स। जिसका जो है मेरे माता पिता ने सराहना की। इट इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। और यह खुद को जो है तराशने का अब समय है, विकसित करने का समय है। ये सब आप लाइनें लिख सकते हैं। ये बेस्ट आंसर मैंने आपको दे दिया। तो आशा करता हूँ आप जो थंबनेल आ रही हैं इनको चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, सारे विषय के कंप्लीट सॉल्यूशंस अवेलेबल है मात्र इसी चैनल पे। तो आप उन सभी को देख करके अपने आप को बेहतरीन प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे सेट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।